तो इसमें चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो सर न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? रे पूर्वक कहीं के न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। आज से पढ़ते आए हैं, क्लास 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं कि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है, उसको बेदखल कर दिया गया है घर से, वो कोई चार्ज नहीं एक्वायर कर सकता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। एक फिजिक्स का बहुत प्यारा ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में डील करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और शांति से इस लेक्चर को देखिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज करेंगे। तो बच्चों वेलकम है आप लोगों को इजी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका रोहित सर आज आपको फिजिक्स का लेक्चर 1 डिलीवर करूंगा और जो हमारा ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। चलिए हेडलाइन लगाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालिए तो हेडलाइन बच्चों। चलिए अब हम लोग इस वर्ड को पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असली मीनिंग है क्या। देखो बाबू, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है ना बाबू। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं। चलिए स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब रुका हुआ। अगर कोई रुका हुआ है उसको बोलेंगे यू आर इन स्टैटिक्स, तुम लोग रेस्ट में हो। और चलने को बोलते हैं डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी पढ़ना होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में, मतलब चार्ज को मोशन में रखते हैं तो पढ़ते हैं बाबू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली देखो इसमें 2 चैप्टर पढ़ना हम लोगों को। इसमें हम लोगों को एक पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और दूसरा हमारा पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारा 2 चैप्टर है और इस ब्रांच के अंदर ये 2 चैप्टर आते हैं जिसमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए बच्चों तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग कुछ हो। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इट इज अ ब्रांच of physics which deals with charge at rest। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फिजिक्स का वो शाखा है, ब्रांच का मतलब शाखा, जिसमें हम लोग which deals with charge at rest, रेस्ट चार्ज के बारे में जहां हम लोगों को पढ़ने को मिलता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर कंसेप्ट? चलिए हेडलाइन दीजिए तो क्या देना है? चैप्टर 01 कहाँ का? NCERT। क्या चैप्टर का नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। नीट और जेई में जो भी सवाल आते हैं वो भी हम देखेंगे। और आज के क्लास में बेसिकली थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल होगा, बाकी तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को सीखते हैं। देखो बाबू चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले चार्ज को हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की वजह से हो क्या क्या सकता है। तो हेडलाइन करो चार्ज। ये चार्ज क्या है? तो कभी देखते हो घर में कोई बोलता है मोबाइल का बैटरी लो हो गया, मतलब चार्ज लो हो गया। मोबाइल का बैटरी मतलब फुल हो गया, मतलब चार्ज फुल, मतलब अपना लोग आम भाषा में बोलते हैं कि चार्ज खत्म, चार्ज ज़्यादा। तो चार्ज है क्या, आज हम समझेंगे इस चार्ज के बारे में। तो देखो बाबू 3 कंसेप्ट तुमको याद रखो। अगर ये चार्ज 2 में रह सकते, या तो रेस्ट में होता है या तो ये मोशन में होता है।
पहले इसको सीख लो। चार्ज या तो रेस्ट में होगा बाबू या तो मोशन में होगा। अगर ये रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की क्षमता होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये मोशन में है तो दो केस होगा। क्या होगा बच्चों? दो केस। एक में या तो एक्सेलरेशन जीरो और या तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो समझ में आ रहा होगा, मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जाकर के देख सकते हैं, मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना। चलिए अब एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अगर किसी चार्ज में एक्सेलरेशन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वही हम बोल दें एक्सेलरेशन उसमें है, जीरो नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मैग्नेटिक फील्ड और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीन चीजों को जनरेट करेगा अगर उसके पास एक्सेलरेशन, तुरंत जिसको बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी में चेंज आने को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है बार 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 बार, तो एक्सेलरेशन आएगा। उस वजह से तीन चीज प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव। तो बच्चों देखो, बेसिकली लाइट कट गई थी तो हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ज मैंने बोला कि मोशन में हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है। रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में होगा तो दो कंडीशन है, एक्सेलरेशन जीरो है तो दो चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेशन इसका नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है तो तीन चीज, ईएम वेव भी जुड़ जाएगा। तो चार्ज, अगर ये मैटर है तो इसमें चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो यहां पे चार्ज का डिफिनीशन है कि इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ एसोसिएटेड, यहां पे थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा एसोसिएटेड, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, एसोसिएटेड विथ matter. It is a property associated with matter which produces the effect of electric field and magnetic field. इसका मतलब समझ गए ना कि तो बच्चों इसका मतलब समझ गए कि चार्ज किसी भी मतलब एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी मैटर के पास होता है और वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। बेसिकली आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, और हम लोग जैसे जैसे लेक्चर हमारा प्रोसीड होते रहेंगे हम लोग इसके बारे में और कोर कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे बाबू। देखिए तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने समझ रखा है। अब देखते हैं चार्ज कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो चार्ज जो बाबू ना टाइप्स लिखे, इसका क्या लिखे? टाइप्स ऑफ चार्ज। ऐसे ही नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने की बाद में जरूरत ना पड़े। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, हालांकि एक होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं हमारे निगेटिव चार्ज। अब देखो बाबू, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ये नाम किसने दिया? पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को निगेटिव, ये नाम देने वाले साइंटिस्ट जो थे ये नेम्ड गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को नाम दिया कि ऐसे चार्ज को हम पॉजिटिव कहेंगे और ऐसे को निगेटिव कहेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस बॉडी में होगा? तो अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन गया तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन has a proton is positively charged या has a electron has negatively charged
तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इज हैज लगा दीजिए, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होते हैं। तो बाबू समझ गए? तो ये सब सारा कुछ चार्ज का बेसिक कंसेप्ट था कि चार्ज पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है, एक प्रोटॉन का वैल्यू कितना, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, तब ना चार्ज का वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट, एकदम शॉर्ट नोट्स आप लोग से बन जाएंगे, एकदम बनाना है कि ताकि रिवीजन में भी काम आए। तो अब देखिए ये प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का वो होता है प्लस ई, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होते हैं ये होते हैं माइनस ई। तो सर प्लस ई का मतलब बाबू, प्लस ई का मतलब होता है प्लस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और माइनस ई का मतलब माइनस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस कूलम, मतलब 19 कूलम। तो ये होता है एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। अच्छा सर, तो सर न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अरे बुर्बक कहीं के, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, आज से पढ़ते आए हैं, क्लास 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं कि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है, उसको बेदखल कर दिया गया है घर से, वो कोई चार्ज नहीं एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे नोट बनाओ, प्यारा सा लिखो, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल। लिख लो, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, आज से याद रखोगे। तो बच्चों इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों कुछ और बेसिक चीज हम देखते हैं चार्ज के बारे में। देखो चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मतलब लिखो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हालांकि यहां पे लाइट का रोशनी पड़ रहा है तो स्केलर है, देख लीजिए स्केलर लिख रहा है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो चार्ज होते हैं उसके एसआई यूनिट, कुलाम साहब ने चार्ज के बारे में बतलाया था, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज उन्हीं के नाम पे पड़ गया। क्या होता है? कुलाम। अब बहुत सारा एक चीजें बच्चों को पता होती है कि कुलाम्स ने न्यूटन्स के लॉ को चोरी किया, मानते हैं, लेकिन बच्चों पता है कुलाम साहब का मेहनत था, तब कुलाम साहब को ऐसा यूनिट उनके नाम पे पड़ा। मेहनत क्या था? उन्होंने हालांकि चोरी किया या नहीं किया ये सेकंड मेथड है, लेकिन जब न्यूटन साहब ने, देखो न्यूटन साहब का क्या लॉ था कि अगर कोई बॉडी के पास m1 मास है और अगर दूसरे बॉडी के पास m2 मास है, ये फोर्स इस बॉडी से लगाएगा Fg और ये इधर लगाएगा Fg, दोनों के बीच की दूरी r है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी उसके तरफ लगाएगा और ये भी इसके तरफ। तो ये जो Fg था न्यूटन साहब ने बोला ये दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर था। जब दोनों लॉ को कंबाइन किया गया, दोनों इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो उनको मिला Fg बराबर g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये था न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो उस पर फोर्स इतना लगेगा। लेकिन आपको पता है कुलाम साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहली बात, किसी चीज को नियम बनाने में, किसी फॉर्मूले को ड्राइव करने में बहुत मेहनत होता है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए क्या किया, सबसे पहले समझिए, ये तो हमारा न्यूटन साहब का एक्सपेरिमेंट था। क्या था? न्यूटन एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन साहब का एक्सपेरिमेंट था, समझिए बस इस चीजों को। अब कुलाम्स एक्सपेरिमेंट देखिए, कुलाम्स एक्सपेरिमेंट। कुलाम साहब ने क्या किया, गौर करना। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया और न्यूट्रॉन ले लिया। इधर भी न्यूट्रॉन के साथ, इधर भी न्यूट्रॉन के साथ फोर्स निकाला, इधर भी निकाला। तो जब इन्होंने फोर्स निकाला तो इनको क्या मिला पता है? इनको ये फोर्स जो निकाला, मान लेते एक्सटर्नल फोर्स,
ये मिला बराबर Fg के। मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा था, मतलब सही में न्यूटन चच्चा ने सही बोला कि जिसके पास मास होगा ना उस पर इतना फोर्स लगेगा। तो इसके पास भी मास, इसके पास भी मास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो सब पे फोर्स इतना लग रहा था। चलो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट 1 था, डेमोस्ट्रेट किया। तो यहां तक तो चोरी वाली बात है कि चलो न्यूटन कूलम्ब चचा ने चोरी कर लिया, आगे बढ़ गए। अगर वो आगे बढ़ गए होते तो आज इनका नाम और निशान नहीं होता बच्चों। पता है इन्होंने फिर दोबारा दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो क्या हुआ। पहले पे तो देखा, न्यूट्रॉन को लेकर के चेक किया कि सेकंड बॉडी को मास को न्यूट्रॉन का मास लिया गया, पहले में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनको जो ये फोर्स का वैल्यू मिला ये Fg फोर्स के बराबर। Fg का कितना होता है मान वैल्यू? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 की जगह इसका मास, m2 की जगह इसका मास, तो उनको मिला एक्सटर्नल फोर्स Fg के बराबर। लेकिन अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो इनका। अब कूलम्ब साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता है। देखो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, बीच का दूरी r। अब देखो चौंका देने वाली बात, अब जो इनको फोर्स मिला, वो बड़ा मिला ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब न हुआ अच्छा लॉजिक, अब जो फोर्स मिला वो बड़ा मिला ग्रेविटेशनल फोर्स से। हाँ बिल्कुल। और ये दोनों रिपल्सिव फोर्स भी, वैसे भी रिपल्सिव ये मिला, रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव होता है, सबको पता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, यूनिवर्सल है, अट्रैक्ट करता है। तो इन्होंने देखा कि फोर्स का वैल्यू तो ग्रेविटेशनल से ज़्यादा मिला, लेकिन नेचर भी उल्टा मिला, अट्रैक्ट, रिपल्सिव वाला। ठीक है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब आगे देखो तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा देखो इनका तीसरा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए और यह प्रोटॉन ले लिए, बीच का दूरी r था। अब इन्होंने जो फोर्स निकाला, वो भी बड़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस केस में भी फोर्स बड़ा था, फिर हो गया लोचा। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला है। क्या निकाला? कंक्लूजन। और ये कैसा था? अट्रैक्टिव वाला ये था, मतलब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव था इसमें। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्टिव था। फिर से यहाँ पे लोचा। तो कूलम्ब साहब ने दिमाग लगाया अपना। क्या निकाला पता आप लोगों को? इन्होंने बोला अपार्ट फ्रॉम दी मास, किसी ऑब्जेक्ट के मास के अलावा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी मास ऑफ बॉडी सम एडिशनल प्रॉपर्टी which can produces the effect of electric field और magnetic field, उसी को चार्ज कहा। उसी को क्या कहा बाबू? चार्ज। मतलब ये जो बड़ा हो रहा है, फोर्स, इसमें कुछ ऐसे एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हो रहे हैं, इस वजह से वो बड़ा हो रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया चार्ज। क्या बोला? चार्ज। जब वो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन से करवा रहे थे, फोर्स निकाल रहे थे, तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। लेकिन जब केस बदला, जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ, तब हर केस में इनको ये ज्यादा मिला। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ ऐसे मास के अलावा भी होते हैं मैटर के अंदर, जिसको उन्होंने चार्ज का नाम दिया। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट बस जानना था क्या होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन किया था कि कूलम्ब्स क्यों आया नाम। अब आगे देखो, अब एक चीज तुमको पता होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाबू प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 kg, और जो मास, सॉरी ये इसमें जाएगा 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन का मास 1.673 10 का पावर माइनस 27 kg ये होता है। तो हालांकि ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कितने गुना है, इलेक्ट्रॉन के मास के कितने टाइम्स है। तो ये भी लिख लीजिए,
जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितने टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के? तो 1836 इतने टाइम्स है। और अगर पूछेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1/1836 मास ऑफ प्रोटॉन। ये दो कंसेप्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब सर न्यूट्रॉन कहाँ लिखे? अरे सर आप तो हमेशा छांट देते हैं न्यूट्रॉन को। अरे भाई, न्यूट्रॉन के पास जितना मास होगा ना, जितना औकात है ना, उतना प्रोटॉन के पास भी है। मतलब ये सर कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो लिखने की क्या जरूरत है, दोनों लगभग सेम होते हैं। तो ये चीज बेसिक चीज थी। चलो कुछ प्रॉपर्टीज और लिख लेते हैं, जैसे कि चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट, चार्ज का बिगेस्ट यूनिट। ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं ये सब चीजों से, तो लिखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और दूसरा लिखो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और तीसरा लिखो अदर यूनिट ऑफ चार्ज। ये तीन चीज लिखो। स्मॉलेस्ट क्या होता है चार्ज का? वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अगर पूछे लार्जेस्ट यूनिट तो फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है बाजू? फैराडे। और अदर यूनिट स्टैट कूलम और दूसरा होता है EMU, ठीक है ना, स्टैट कूलम और EMU। तो हालांकि बेसिकली कुछ MCQ पूछे जा सकते हैं इस सब छोटे छोटे पॉइंट से, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ बेसिक सवाल देखते हैं, जैसे कि व्हिच, इसी से रिलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज? ऑप्शन ए में कूलम, बी में फैराडे, सी में स्टैट कूलम और डी में फैराड। तो अभी तक अगर हम आपको नहीं बताए होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलती कीजिएगा। तो हमने क्या बोला? कूलम भी होता है, फैराडे भी, स्टैट कूलम भी, बस फैराड नहीं होता है। तो सर फैराड किसका यूनिट है बाबू? कैपेसिटेंस का। किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। अब देखो बाबू, तो जब जॉन डाल्टन साहब ने बोला कि एटम जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते गए तो पता लगा कि एटम से भी कुछ छोटे होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्या बताया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल का तब चर्चा हुआ। किसका हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल का चर्चा हुआ। तो सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया, या फिर फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। तो फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया तो उसमें तीन नाम आए। एक आए प्रोटॉन का, दूसरा आया इलेक्ट्रॉन का और तीसरा आया न्यूट्रॉन का। तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं एटम्स में। ये एटम इससे ही बनते हैं। हाँ तो बच्चों क्या बताया गया था ना कि एटम जो होते हैं सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। इन्होंने क्यों बोला था? जॉन डाल्टन ने साहब ने बोले थे, जॉन डाल्टन बोले थे। लेकिन बाद में पता चला कि इससे भी छोटा पार्टिकल होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट चलता रहता है तो नया नया शब्द मिलते रहते हैं, नया नया चीज़ों का खोज होता है। तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, जिसका नाम होता है क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्वार्क के बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ये क्वार्क्स अकेले एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं। क्वार्क्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल
स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और दूसरा लिखिए स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा होता है ये क्वार्क हमारा। अब क्वार्क क्या है बता दिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा है, ठीक है सर। अब ये क्वार्क बाबू दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अप क्वार्क और दूसरा को बोलते हैं डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये दो क्वार्क होता है। हम क्या बोले, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये क्वार्क, कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि सर हम यहां पे अप क्वार्क लिखते हैं, ये अप क्वार्क का वैल्यू होता है +2e/3 और दूसरा लिखते हैं डाउन क्वार्क, इसका वैल्यू होता है -e/3। अच्छा सर, +2e/3 -e/3। अब हालांकि जैसे आप लोगों को बताए हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन होता है ये कितने क्वार्क से बनता है, 3 क्वार्क से। एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बनता है। ये प्रोटॉन में 3 क्वार्क होता है, 3 क्वार्क। क्या क्या होता है सर, पहला होता है अप क्वार्क, मतलब प्रोटॉन में जो हमारा है 2 अप क्वार्क होता है और 1 डाउन क्वार्क होता है। मतलब जो प्रोटॉन बना होता है वो 2 अप क्वार्क से, मतलब ये मान लेते हैं एक एटम है, ये अप क्वार्क 2 होगा और 1 डाउन क्वार्क। मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, UUD। तो प्रोटॉन का फॉर्मूला UUD, 2 अप 1 डाउन, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन का चर्चा करते हैं। हालांकि जगह नहीं बचा, यहां पे देख लेते हैं। देखो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है ना बाबू, इसमें भी 3 क्वार्क होते हैं। कितना होते हैं, 3 क्वार्क, जिसमें से 2 होता है इसमें डाउन क्वार्क। 2 क्या होता है, डाउन क्वार्क, और 1 होता है अप क्वार्क। 1 क्या होता है, अप क्वार्क। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया सर, UDD, 1 अप 2 डाउन, 1 अप 2 डाउन। तो हालांकि इसका डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, 2 डाउन और 1 अप है। तो UDD ये हमारा न्यूट्रॉन बना होता है। तो ये सब सारा बेसिक कंसेप्ट था बच्चों। ये आज के लेक्चर का बहुत बेसिक कंसेप्ट हमने बताया आप लोगों को। ये लेक्चर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए हम अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके गुण के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के क्लास में शायद हम एक न्यूमेरिकल्स किए, वो भी बेसिक सा न्यूमेरिकल्स था, ठीक है ना बच्चों। तो क्योंकि हमको आज बेसिक्स बताना था आप लोगों को, क्योंकि बेसिक्स हम जानते हैं कि कोई ना कोई पढ़े होंगे, कोई नहीं पढ़े होंगे। तो हम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं, ये नीट और जेईई के एग्जाम है ना बच्चों, ये नीट और जेईई के एग्जाम है ना, ये बेसिक्स भी बहुत जरूरी है इसमें यार। बेसिक्स जब आपका क्लियर होगा ना तो बहुत अच्छा से आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स। इसीलिए आज हम बेसिक्स ही सब कुछ बताएं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद बच्चों।